नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। 60 साल बाद आखिरकार म्यांमार में लोकतंत्र लौट आया है। बरसों का सपना आखिरकार साकार हो गया। आंग सान सूची की पार्टी एनएलडी अब सत्ता संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। चंद रोज पहले संसद का पहला सत्र का भी आगाज हो गया। हालांकि कुछ चुनौतियां हैं जो अब भी सूची और समूचे म्यांमार के समकक्ष खड़ी हुई हैं। आज विशेष में हम सैन्य शासन से लेकर लोकतंत्र की जीत तक के हर पहलू पर जोर डालेंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे कि म्यांमार के लिए अब आगे की राह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष। तो करीब 5 दशक बाद म्यांमार में लोकतंत्र की नई शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को संसद का गठन हो गया और इसके साथ ही नई सरकार बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। देश में बीते साल नवंबर में चुनाव हुए थे, जिसमें आंग सान सूची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी एनएलडी ने भारी बहुमत हासिल किया था। निर्वाचित सांसदों के इन कदमों के साथ ही फरवरी का पहला सोमवार म्यांमार में लोकतंत्र की नई सुबह लेकर आया, जिसके लिए देश के अवाम और नुमाइंदों ने बरसों से सपना देखा था। पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित संसद ने कामकाज संभाल लिया। बदलाव की बयार का साक्षी म्यांमार का हर आम और खास बना। संसद सत्र के पहले दिन सबसे पहले नए सांसदों को शपथ दिलाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके तहत एक एक कर सभी सांसदों ने शपथ ली। इसके साथ ही देश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इस मौके पर सांसदों ने देश में लोकतंत्र को मजबूत करने का भरोसा दिया। This parliament is, I think, better than first one. Right. We can do more. We can try more, and we can try the best. बुधवार को सत्र के तीसरे दिन ऊपरी और निचले सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी एनएलडी के विन मिंट निचले सदन और मान विन खेंगथान ऊपरी सदन के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। यूनियन सॉलिडेटरी पार्टी के टी खुन यात निचले सदन और अराकान नेशनल पार्टी के ये थार आंग ऊपरी सदन के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। एनएलडी प्रमुख आंग सान सूची ने अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुनाव के लिए सभी पार्टियों का आभार जताया। पिछले साल नवंबर में म्यांमार के आम चुनाव में आंग सान सूची की एनएलडी ने दोनों सदन की 80% से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की थी। म्यांमार में निचले सदन में 330 सीटें हैं। इनमें से 238 सीटों पर एनएलडी का कब्जा है, जबकि ऊपरी सदन की 224 में से 168 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से एनएलडी ने 110 सीटें हासिल की। संसद की 25% सीटें सेना के लिए आरक्षित हैं। 1962 से म्यांमार की सत्ता पर सेना का प्रत्यक्ष या अपरोक्ष नियंत्रण रहा है। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। तो म्यांमार में संसद ने कामकाज शुरू कर दिया है और अब अगली प्रक्रिया के तहत देश में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। 80% सीटें जीतकर आंग सान सूची की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी। म्यांमार में पूर्ण लोकतंत्र के लिए संघर्षरत आंग सान सूची की पार्टी एनएलडी के सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। अब आगे की तय प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होना है। मौजूदा राष्ट्रपति थेन सेन का कार्यकाल इस साल मार्च में खत्म हो जाएगा। अप्रैल में संसद के ऊपरी सदन, निचले सदन और सैनिक गुट से राष्ट्रपति पद के लिए एक एक नाम पेश किए जाएंगे। तीनों मिलकर 3 उम्मीदवारों में से एक का चुनाव राष्ट्रपति के तौर पर करेंगे, जबकि बाकी 2 प्रत्याशियों को उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। म्यांमार की संसद के ऊपरी सदन में 224 सीटें
और निचले सदन में 440 सीटें हैं। नवंबर 2015 के चुनाव में एनएलडी ने भारी जीत दर्ज कर 664 में से 390 सीटों पर कब्जा किया है। दूसरी ओर 8 फरवरी से अलग अलग राज्यों में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होनी है। अभी जो प्रेसिडेंट थैन सेन है उनकी टर्म मार्च तक है, तो तब तक उनको डिसाइड करना है कि किसको प्रेसिडेंट बनाएंगे एनएलडी से, क्योंकि आंग सान सू की नहीं बन सकती तो नेचुरली उनको कुछ और नाम देना होगा। कोई ना कोई नाम जो आंग सान सू की सुझाव देंगी, मुझे नहीं लगता कि पार्टी में कोई उसे इनकार करेगा। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, वो इसलिए क्योंकि 2008 के संवैधानिक नियमों के मुताबिक किसी विदेशी से शादी करने वाला शख्स देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। सूची के पति ब्रिटिश नागरिक थे, जबकि उनके बच्चों के पास भी म्यांमार की नागरिकता नहीं है। लिहाजा मौजूदा नियमों के मुताबिक सूची राष्ट्रपति नहीं बन सकती। हालांकि सूची ये पहले ही साफ कर चुकी हैं कि राष्ट्रपति कोई भी बने, सत्ता की चाबी उन्हीं के पास रहेगी। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति की दौड़ में सूची के बेहद करीबी माने जाने वाले उनके डॉक्टर का नाम सबसे आगे है। पहली बात तो ये है कि आंग सान सू की जो हैं वो खुद राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगी, क्योंकि जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था आर्मी वालों ने, उसमें ये था कि जो विदेशी से शादी कर चुके हैं वो पॉलिटिक्स में उनके यहाँ प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आंग सान सू की खुद प्रेसिडेंट नहीं बन सकती, क्योंकि लॉ उनके खिलाफ है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसी होगी जैसी रिमोट कंट्रोल। तो दूसरा सर्टन पोजीशंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो मिलिट्री के पास रहेंगी। तो डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस तो ज़रूर हुआ है, लेकिन वो इतना डीप नहीं है और इतना टोटल नहीं है जिससे उनकी डेमोक्रेसी आने की प्रॉब्लम सब हल हो जाए। ये भी माना जा रहा है कि आंग सान सू की सैन्य अधिकारियों को संविधान में संशोधन के लिए राजी करने की कोशिश कर सकती हैं, ताकि उनके राष्ट्रपति बनने की राह साफ हो जाए और वह प्रत्यक्ष तौर से सत्ता की बागडोर संभाल सके। संसद में अब भी 1/4 सीटें सेना के पास हैं और कई प्रमुख मंत्रालय भी सेना के अधीन हैं। इस बात से हर कोई वाकिफ है कि सेना सूची के रिश्ते बरसों से खराब रहे हैं। ऐसे में संविधान संशोधन में सेना सूची का साथ देगी, यह आसान नहीं लग रहा है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुल मिलाकर म्यांमार के लिए आगे की राह आसान नहीं है। सत्ताधारी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के लिए आने वाले दिन काफ़ी मशक्कत भरे होंगे। देश में कई तरह के तनाव अभी बरकरार हैं और अंदरूनी मामलों के निपटारे के अलावा पड़ोसी मुल्कों से संबंध को भी नई दिशा देने की ज़रूरत होगी। म्यांमार में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी एनएलडी की एक तरफा जीत ने राजनीतिक समीकरण तो बिल्कुल साफ कर दिए, लेकिन सत्ता में भागीदारी का सवाल आज भी कायम है। राष्ट्रपति पद के अलावा भी संवैधानिक जिम्मेदारियों की तस्वीरें बहुत साफ नहीं हुई हैं। आंग सान सू की और उनकी सरकार के लिए म्यांमार में कई चुनौतियां हैं। सेना की भूमिका म्यांमार में आज भी मजबूत है। ऐसे में सेना विरोधी राजनीति से शिखर तक पहुंची आंग सान सू की के लिए उनके साथ तालमेल बैठाना मशक्कत भरा काम होगा, लेकिन एनएलडी का कहना है कि वो देश हित में सभी संस्थाओं को उचित महत्व देगी। म्यांमार में बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे कारेन है, शान है, अराकानीज हैं। अब उन सबको यूनाइट करने के लिए एनएलडी जो आंग सान सू की पार्टी है, उनका कहना है कि हम लोग लोअर हाउस स्पीकर के लिए विन मिन को उसका नाम देंगे। विन मिन जो है वो जो मेजॉरिटी है बर्मन जो पॉपुलेशन है वहाँ की, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जातीय हिंसा से जूझ रहे म्यांमार में शांति बहाली नई सरकार के लिए पहली चुनौती होगी। रोहिंग्या मुसलमानों के बदतर जीवन को पटरी पर लाना आसान नहीं होगा। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने अब तक रोहिंग्या के लिए किसी भी तरह के ठोस रोड मैप को सामने नहीं रखा है। नवंबर के चुनाव में एनएलडी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देकर इस समुदाय के भीतर चिंता पैदा कर दी है। यही नहीं,
बीते दिनों आंग सान सूची ने रोहिंग्या को म्यांमार का नागरिक मानने से भी इनकार कर दिया था। लिहाजा अतिवादी राखिन बौद्ध और रोहिंग्या के बीच बरकरार तनाव को कम करने की बड़ी जिम्मेदारी से नई सरकार को गुजरना होगा। अभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संसद के भीतर अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर तकरार देखने को मिलेगी। अल्पसंख्यक काचीन स्टेट डेमोक्रेटिक पार्टी ने साफ किया है कि संसद के भीतर वो अल्पसंख्यकों की आवाज बनेगी। इनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत हैं अभी भी। डेमोक्रेटाइजेशन में इतनी जल्दी सोल्यूशन नहीं होंगी, क्योंकि जो एथनिक ग्रुप्स हैं जो आपस में इनकी इतनी देर से संघर्ष चल रहा है लोकली, उसका भी समय लगेगा, क्योंकि बड़ी ठोस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं। इलेक्शन के दौरान ये पूछा गया कि इलेक्शन कितने फेयर थे, फ्री थे, तो ये माना जाता है कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। तो शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत है। अब देखिए, आगाज़ तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। म्यांमार में लोकतंत्र बहाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी हाल ही के सालों में बढ़ा है। ऐसे में पूरी दुनिया की इस पर नजर है कि म्यांमार का लोकतंत्र कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जनता ने जिस तरह प्रचंड बहुमत दिया है, उससे बुनियादी सुविधाओं की बहाली के साथ साथ विदेश नीति तक हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव सरकार पर होगा। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीते 2-3 दशक से आंग सान सूची म्यांमार का पर्याय बन गई हैं। देश में लोकतंत्र के पक्ष में संघर्ष करने वाली आंग सान ने अपने जीवन का लंबा हिस्सा नजरबंद होकर गुजारा। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के अध्यक्ष आंग सान सूची की पूरी दुनिया में अपने जज्बे और संघर्ष को लेकर उनकी पूरी वो विख्यात हैं। आइए नजर डालते हैं उनके राजनीतिक सफरनामे पर। बीते कई वर्षों से म्यांमार की राजनीति जिसके इर्द गिर्द घूमती है, वो नाम है आंग सान सूची। कुछ महीने पहले उनकी अगुवाई में एनएलडी प्रचंड बहुमत से सत्ता में पहुंची और जमाने बाद बहाल लोकतंत्र को सबसे ज्यादा उम्मीद आंग सान सूची से है। 70 साल की सूची ने म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ लड़ाई में जीवन दांव पर लगा दिया। विरोध के दौरान गिरफ्तारियां भी उनके जोश और जुनून को कम नहीं कर सकी। सूची का जन्म 19 जून 1945 को रंगून में हुआ। उनके पिता आंग सान स्वतंत्र बर्मा के संस्थापक माने जाते हैं। सूची जब 2 वर्ष की थीं, तभी पिता की विपक्षी समूह ने हत्या कर दी। उनका बचपन बर्मा में गुजरा। जब 1960 में उनकी मां राजदूत बनकर भारत आईं, तो सूची भी उनके साथ दिल्ली आ गईं। उन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज में 1964 में स्नातक किया। फिर ऑक्सफोर्ड से दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र की पढ़ाई की। 1972 में माइकल एरिस से सूची ने शादी की और इंग्लैंड चली गईं, लेकिन इस शर्त के साथ कि जिस दिन म्यांमार को उनकी जरूरत होगी, वो वतन लौट आएंगी। 1988 में बीमार मां की देखभाल के लिए जब वो म्यांमार आईं, तो वहीं से राजनीतिक जीवन की भी शुरुआत हुई। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी में शामिल होकर उन्होंने लोकतंत्र के पक्ष में आंदोलन छेड़ दिया। सैन्य सरकार ने अगले ही साल उन्हें घर में नजरबंद कर दिया। म्यांमार में राजनीतिक आंदोलन से जुड़ने के बाद आंग सान सूची सैन्य सरकार की आंखों की किरकिरी बन गई, लेकिन पूरी दुनिया ने उन्हें सिर आंखों पर बैठा लिया। 1991 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। 1992 में भारत ने जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग सम्मान दिया। 1991 में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव में हिस्सा लिया तो उन्हें धमाकेदार जीत हासिल हुई, लेकिन सैन्य सरकार ने नतीजे को खारिज कर दिया। 1991 के बाद 2 दशक तक म्यांमार में चुनाव नहीं हुए, लेकिन 2010 के चुनाव में आंग सान सूची को हिस्सा नहीं लेने दिया गया। हालांकि 2012 में रिहाई के बाद जब एनएलडी ने चुनाव लड़ा तो 45 में से 43 सीट जीतकर ऐतिहासिक दस्तक दी। आंग सान सूची के राजनीतिक जीवन का बड़ा हिस्सा नजरबंद होकर गुजरा और इस दौरान उन्होंने 2 किताबें भी लिखी। उन्हें 1989 के बाद 1995 में पहली बार रिहाई मिली, लेकिन 5 साल बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।
सैन्य सरकार ने आखिरी वक्त में भी उन्हें पति से मिलने नहीं दिया। 2002 में फिर से सूची को बिना शर्त रिहाई मिली, लेकिन हर बार की तरह ये रिहाई लंबी नहीं टिक सकी। लेकिन इस दौर में उनकी रिहाई के पक्ष में पूरी दुनिया मुखर होने लगी। 2003 से लेकर 2012 तक उन्हें 6 बार नजरबंद किया गया। आंग सान सूची महात्मा गांधी और उनके अहिंसा के सिद्धांत से काफी प्रभावित हैं। 2011 में उनके जीवन और संघर्ष पर ल्यूक बेसन ने द लेडी नाम से फिल्म बनाई, जिसे पूरी दुनिया में सराहा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज़ादी के बाद म्यांमार के सामने कई चुनौतियां थी। देश को विकास की नई राह की तरफ बढ़ना था, लेकिन 1.5 दशक भी नहीं बीता कि सेना ने म्यांमार की सत्ता पर कब्जा कर लिया। सैन्य तानाशाही के खिलाफ छोटे बड़े कई आंदोलन हुए, लेकिन अब तक उन्हें पूरी सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। हालांकि आंग सान सूची ने बीते 2-3 दशकों से म्यांमार की राजनीति में नई हलचल पैदा की और आखिरकार नए लोकतंत्र में सेना की भूमिका सीमित हुई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में औपनिवेशिक सत्ता की जड़ें कमजोर हो रही थीं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में दर्जनों की तादाद में देश आजाद हो रहे थे। इसी वक्त भारतीय उपमहाद्वीप में भी आजादी ने दस्तक दी और भारत के 1 साल बाद 1948 में बर्मा यानी मौजूदा म्यांमार अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ। लेकिन आजादी के साथ ही देश में अलग अलग समूहों के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई। पहले राष्ट्रपति यू नू के समय ही बर्मा गृहयुद्ध की चपेट में आ गया। गृहयुद्ध के हालात के चलते सेना की शक्ति में लगातार इजाफा हुआ और नतीजा ये हुआ कि 1962 में सेना ने सत्ता की बागडोर थाम ली। 1962 के बाद 5 दशकों तक सैन्य शासन की तूती बोलती रही। बेहद सख्ती के साथ सेना ने बर्मा की राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दिशा तय की। 1962 से 1988 तक बर्मा में जनरल ने विन का शासन रहा। 1988 में जनरल साउ मोंग ने सत्ता संभाली और 1993 तक बर्मा उनके कब्जे में रहा। 1993 से 2010 तक जनरल थान स्वे के हाथों में बर्मा की बागडोर रही। यानी 48 साल तक बर्मा महज 3 सेनाध्यक्षों के कब्जे में रहा। सेना का दावा है कि अगर उसने बर्मा की कमान नहीं संभाली होती तो देश गृहयुद्ध से बर्बाद हो गया होता। लेकिन जानकारों की माने तो इस दौरान न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर सैन्य शासन असफल हुआ, बल्कि आर्थिक प्रगति के लिहाज से भी सेना का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर बजट आवंटन घटाकर रक्षा बजट में लगातार इजाफा किया गया। फौज के पास एक तरह की वीटो है वहाँ कि उनकी समर्थन के बिना आईन नहीं बदली जा सकती। और जो अहम वहाँ पर मंत्रालय हैं 3, डिफेंस, इंटीरियर मिनिस्ट्री और बॉर्डर मैनेजमेंट, वो तीनों फौज के पास है। जनरल ने विन के बाद बर्मा में सैन्य सत्ता को बदलने के लिए जोरदार आंदोलन हुआ। 1988 के बाद शहरी इलाकों में हजारों लोगों ने लोकतंत्र के पक्ष में नारे लगाए। आंग सान सूची को इसके बाद नजरबंद होना पड़ा। आंदोलनकारियों पर सैन्य सरकार ने सख्ती की और सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी नेताओं को सीमावर्ती इलाकों में पनाह लेनी पड़ी। 1991 के बाद आंदोलन गांव-गांव तक फैल गया। आखिरकार 2010 में सैनिक सत्ता का अंत हुआ। लेकिन म्यांमार में संविधान की ऐसी संरचना विकसित की गई कि आज भी सरकार में सेना का मजबूत दखल है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। धर्म, संस्कृति, कला से लेकर आर्थिक स्तर तक भारत और म्यांमार के बीच बरसों से अच्छे रिश्ते रहे हैं। हालांकि पिछले 6 दशकों में एक दौर ऐसा भी आया जब रिश्तों में खटास रही, लेकिन वक्त के साथ उस खटास में कमी आई तो रिश्तों में फिर से मजबूती ने जगह बना ली है। आज दोनों देशों के बीच अरबों का कारोबार चल रहा है। आइए एक नजर डाल लेते हैं भारत और म्यांमार के बीच रिश्तों पर। पूर्वोत्तर राज्यों मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड
और अरुणाचल प्रदेश से सटा म्यांमार बरसों से भारत के अच्छे पड़ोसी के रूप में जाना जाता रहा है। ब्रिटिश राज का हिस्सा होने की वजह से म्यांमार शुरू से भारत के बेहद करीब रहा और यही सिलसिला आजादी के बाद भी कायम रहा। सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक स्तर पर दोनों देश एक दूसरे से जुड़े रहे। वक्त वक्त पर भारत म्यांमार की मदद के लिए भी आगे आया, अब चाहे वो आर्थिक संकट हो या फिर क्षेत्रीय विद्रोह हो। हालांकि 60 के दशक में जब म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट किया तो भारत के साथ रिश्तों में कुछ तल्खी आ गई। भारत ने लोकतंत्र के बहिष्कार का विरोध किया, जबकि चीन ने म्यांमार से नजदीकियां बढ़ा ली। ये वक्त वाकई में बेहद नाजुक था। म्यांमार में बसे सैकड़ों हजारों भारतीयों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। कईयों को गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर किया गया तो कई देश छोड़कर वापस भारत लौट आए। हालांकि तल्ख होते इन रिश्तों में एक मोड़ तब आया जब 1987 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने म्यांमार का दौरा किया। बातचीत का दौर चला, रिश्ते सुधारने के कई प्रयास किए गए, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। 1988 में एक बार फिर से लोकतंत्र के लिए म्यांमार में विद्रोह हुआ, जिसने फिर से दोनों देशों की सीमा पर शरणार्थियों का संकट पैदा कर दिया। हालांकि कुछ साल बाद 1993 में रिश्तों की इस बार ठोस शुरुआत हुई। उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों ने म्यांमार के साथ अच्छे रिश्ते कायम किए। इसकी एक ठोस वजह चीन का बढ़ता दखल भी था, जिसे भारत को हर हाल में रोकना था। भारत ने म्यांमार को वक्त वक्त में मदद भी की। कई दफा म्यांमार को आर्थिक सहायता भी दी गई, लेकिन म्यांमार की सरकार के खिलाफ 2 दशक तक चलने वाले विरोध पर भारत चुप रहा। हालांकि अब एक बार फिर म्यांमार में बदलते राजनीतिक समीकरण पर भारत की पैनी नजर है। 2013 में भारत ने म्यांमार को विकास के नाम पर $500 मिलियन का लोन भी दिया। साथ ही म्यांमार की सेना को विकसित और आधुनिक करने के लिए भारत हर संभव मदद कर रहा है। धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ दोनों देशों में मजबूत आर्थिक संबंध भी मौजूद हैं। भारत म्यांमार के लिए एक बड़ा बाजार है। हर साल म्यांमार अरबों के सामान को भारत निर्यात करता है, जो म्यांमार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार की एक बड़ी वजह है। भारत म्यांमार का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, जबकि म्यांमार के आयात की लिस्ट में भारत 7वां सबसे महत्वपूर्ण देश है। दोनों देशों के बीच हवाई, जमीनी और समुद्री रास्तों से संपर्क और बढ़ाने के माध्यम तलाशे जा रहे हैं। अनाज की खेती से लेकर आधुनिक तकनीक, स्टील, तेल, गैस जैसे मुद्दों पर पिछले 1 दशक से सहयोग में इजाफा हुआ है। 2001 में दोनों देशों के बीच एक राजमार्ग का उद्घाटन भी किया गया, जो पूर्वोत्तर राज्यों को म्यांमार को सड़क मार्ग के जरिए आपस में जोड़ता है। वहीं भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग भी बनाया जा रहा है, जो 2016 में पूरा होना प्रस्तावित है। दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों की एक मिसाल हाल ही में देखने को भी मिली थी, जब मणिपुर में भारतीय सेना पर हुए हमले का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने म्यांमार की सीमा में घुसकर आतंकियों को मार गिराया था। सेना की इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा उग्रवादी मारे गए। इनमें ज्यादातर वही उग्रवादी थे जो घात लगाकर 18 जवानों की हत्या करने में शामिल थे। इस पूरी कार्रवाई में म्यांमार की सरकार और सेना ने भारतीय सेना का भरपूर सहयोग दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।